कहानी शुरू होती है एक डीमन कैसल में, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि हर युग में न्याय हमेशा बुराई पर जीतता है। एक नाइट पूछता है क्या वो डीमन किंग है, और वो इसे कंफर्म करता है। अपने किस्मत का बोझ महसूस करते हुए वो अपने आप को वो महान व्यक्ति मान लेता है जो सभी डीमंस पर राज करता है। एक 100वां डीमन किंग लुरुसिया नॉर्ड। लुरुसिया सोचता है कि सब कुछ कब शुरू हुआ। बहुत समय पहले इंसानों ने डीमंस को बुरा समझा, उसके कई साथी न्याय के नाम पर मार दिए गए और बदले में डीमंस ने लड़ाई शुरू कर दी। आखिरकार दोनों तरफ अपने तलवार एक दूसरे की तरफ करते हैं बिना किसी समझौते की संभावना के, और ये संघर्ष बेकार हो जाता है। वो समझता है कि इस बेकार के युद्ध का विजेता विश्व पर राज करेगा, लेकिन उसे ये भी पता है कि इंसान हमेशा अत्यधिक शक्ति से डरते हैं। उसका एक भविष्य याद आता है जहां सबसे शक्तिशाली हीरोज डीमन किंग का अंत करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ तलवारों को खींच चुकी है और कोई शांतिपूर्ण रास्ता नहीं बचा है। जब डीमन किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, हीरोज अपनी ताकत देवताओं और आत्माओं द्वारा दिए गए परीक्षाओं के जरिए प्राप्त करते हैं। दोनों तरफ शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड्स के साथ युद्ध गर्म होता है। आखिर में न्याय जीतता है, एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चला आता है। इस वजह से लुरुसिया अंत में हीरोज द्वारा हार जाता है। जब तलवार उसके चेस्ट को छेदती है, वो समझता है कि हीरोज पूरी तरह से तैयार थे। उनमें एक स्वॉर्ड मास्टर, एक साइंटिस्ट और एक आर्चमेज है। सब कुछ होने के बावजूद दुनिया हीरोज को न्याय और डीमन किंग को बुराई समझती है। वो शक करता है कि उसकी हार शायद सही परिणाम हो, और एक छोटी सी डिजाइन मुस्कुराहट देता है। नाइट उसका तरफ देखता है और सोचता है क्या वो कुछ छुपा रहा है। वो नाइट की आंखों में देखकर उस वचन पर विचार करता है जो उसने दिया था। एक दोस्त की बेटी का बर्थडे अगले दिन है। उसने याद किया कि उसने उस बच्ची आयरिस से कहा था कि वो उससे मिलेगा, और उसने खुशी से इस खबर को स्वीकार किया था। फिर वो नाइट को बताता है कि डीमन की प्रजाति का अंत नजदीक है। आंखों से आंसू गिरते हैं जब उसे समझ में आता है कि जब डीमन किंग चला जाएगा तो बचे हुए डीमंस की शिकार किया जाएगा और आयरिश भी उनमें हो सकती है। नाइट एक पल चुप खड़ा होता है, उसके शब्दों पर विचार करते हुए, फिर मानता है कि वो सच कह रहा है। वो जवाब देती है कि बिल्कुल वो सच है, और बताता है कि अब तक दोनों तरफ सिर्फ एक दूसरे को मारने का काम किया है। चर्च शायद डीमंस को बुराई के सेवक मानते हैं अपने टीचिंग्स में, लेकिन असली में इंसान और डीमंस में कोई फर्क नहीं है। वो सुझाव देता है कि अगर नाइट उसकी बातें नहीं मान सकती तो वो खुद सच्चाई देखे। समय के साथ वो चर्च के टीचिंग्स को डीमंस को मारने की जरूरत पर सवाल करने आ सकती है। जब वो धीरे धीरे घुल जाता है, वो एक बार और बोलता है, उम्मीद व्यक्त करते हुए कि अगर वो कभी डीमन प्रजाति की तरफ कुछ महसूस करे तो उसे समझ ना आए। वो अपने आप को सुधार कर कहता है कि उसका असली मतलब था इंसानों और डीमंस के बीच एक साझा भविष्य की उम्मीद। नाइट उसे जाते हुए देखती है और उसे समझ आती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त करती है। डीमंस के खिलाफ भेदभाव ना करने का वादा करती है। वो चुपके से उसका धन्यवाद करता है और समझता है कि नाइट एक औरत है। ये उसका विदाई बन जाता है जो नरक की गहराइयों में जाता है। अंतिम नजर जो वो देख रहा होता है वो साइंटिस्ट का क्रोधित चेहरा होता है। वो सोचता है क्यों वो उसे इतनी नफरत से देख रही है, लेकिन ये समझता है कि एक व्यक्ति जो खत्म होने वाला है उसे वजह जानने की जरूरत नहीं है। वो इस विश्वास में आराम पाता है कि अगर नाइट सर्वाइव करेगी तो भविष्य अच्छे हाथों में होगा। डीमन किंग जो हीरो द्वारा हार गया दुनिया से घुल जाता है। कहानी को खुशी से खत्म होने का कहा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। एक आवाज बार बार उसका नाम लूरू बुलाने लगती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। एक औरत उसे प्यार से मुस्कुराती है और उसके जागने पर उसे नमस्ते करती है। उसने देखा कि जो व्यक्ति उसके तरफ आ रहे हैं वो एक ह्यूमन वुमन है। जैसे ही वो नजदीक आती है, वो सोचने लगता है कि उसका इरादा क्या है। वो उसे प्यार से उठाती है और कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है, वो अपनी छोटी हाथ देखता है। वो कहती है कि उसे भूख लगी होगी, और ये भी कहती है कि उसकी माँ जल्द ही खाना तैयार करेगी। उस पल वो समझता है कि उसे पकड़ने वाली औरत उसकी माँ है, और एक गर्म और सुकून भरा एहसास उस पर छा जाता है। हालांकि उसने सोचा था कि उसे विचार करना चाहिए, लेकिन वो पहले ही बेहोश होने लगा। एक कहानी के मुताबिक जो डीमन ट्राइब में सुनाई दी गई थी, प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र द्वारा प्रजातियों के सीमाओं को पार करके नए जीवन के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। लुरुसिया अब लूरू के नाम से जाना जाता है। कभी नहीं सोचा था कि वो इसे अपनी आंखों से देखेगा। उसने दोस्तों के साथ बिताए दिन और हीरोज के हाथ से हारने का पल याद किया। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि उसकी यादों के साथ रीइंकार्नेट हुआ, और क्या इसका कोई खास मीनिंग है। चाहे वो कितना भी सोचता, अभी के हाल में सिर्फ खाना और सोना ही कर सकता था। उसने याद किया कि कैसे वो पहले अपने ऑफिशियल ड्यूटीज और लंबी लड़ाइयों में बिजी था, लेकिन अब एक बेबी के रूप में उसके पास सिर्फ फ्री टाइम था। पास में मेड को देखते हुए उसने महसूस किया कि जल्दी से जानकारी इकट्ठा करनी जरूरी है। उसे पढ़ना था कि डीमन लॉर्ड के डिफीट होने के बाद कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन समझ गया कि वो बोल भी नहीं सकता। उसने चाहा कि वो जल्द ही अपने शरीर पर कंट्रोल पा सके। मेड अचानक एक काम याद करते हुए अपने वैंड उठाकर पानी गर्म करने लगी। उसने मंत्र चांट करना शुरू किया, एक छोटी आग जलाने के लिए। उसने सोचा क्या ये स्पेल है, और चांट की ग्रामर इतनी अजीब क्यों लग रही है। उसने सोचा कि इतने बेसिक स्पेल को चांस या टूल्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर उसे याद आया कि ये इन्फेंट बॉडी में दोबारा जन्म लेने के बाद उसने एक बार भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सोचा कि अब उसके पास कितनी मैजिकल पावर है। उसने अपनी छोटी फिस्ट्स को कस लिया, जानते हुए कि ह्यूमंस की मैजिकल पावर आमतौर पर डीमन से काफी कम होती है, और उसने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। लेकिन उसकी हैरानी की बात थी, उसने अपने अंदर एक विशाल और ओवरवेलमिंग मैजिक महसूस किया। ये देखकर उसने सोचा कि सिर्फ उसकी यादें नहीं, उसकी मैजिकल पावर भी ट्रांसफर हुई है। ये सेंसेशन वही थी जो उसने डीमन लॉर्ड के रूप में महसूस की थी, लेकिन अब वो अपने बॉडी से मैजिक को उतनी आसानी से चैनल नहीं कर पा रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि ये या तो उसकी ह्यूमन नेचर की वजह से हो रहा है, या फिर उसका अंडर डेवलप्ड बॉडी की वजह से। फिर भी उसने सोचा कि अगर स्पेशल ट्रेनिंग मिले तो वो इस पर जीत सकता है। जल्द ही उसने देखा कि कोई आसपास नहीं था जो उसे अपनी पावर एक्सप्लोर करने का मौका दिया। उसने जाना कि बिना इसके वो दोबारा बर्बाद हो जाएगा, जैसे उसकी पहली जिंदगी में हुआ था। 7 साल बाद वो लाइब्रेरी में खड़े हैं अपनी पावर का यूज करते हुए। उसने आसपास की किताबों को ऊपर उठाने लगे, बिना चेयर पर चढ़े। उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें अपने अलग की तरह वापस शेल्फ्स पर रख देना। थोड़ा कंसर्न था कि अटेंशन ना अट्रैक्ट हो, पर ये देखकर खुशी हुई कि वो मैजिक को अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसने सोचा कि वो शायद लार्ज स्केल स्पेल्स भी कर सकते हैं, पर उनका पावर इतना ज्यादा है कि एक पूरा गांव तबाह कर दे। ये ऐसा कुछ था जिसको वो टेस्ट करने वाले नहीं थे। जब वो रूम में घूम रहा था, उसने सोचा कि मैजिक के अलावा उसने कुछ और चीजें भी सीखी हैं। उसकी डिफीट के दिन से उसने देखा कि हजारों साल गुजर गए हैं, जो समझाता है कि अब सब कुछ कितना अनजाना है। अचानक किसी ने उसे बुलाया। उसकी मां ने उसे ढूंढा और उसके वेयर अबाउट्स को नोट किया। उसने देखा कि वो किस बुक में है और पूछा क्या वो फिर से प्राचीन डीमंस के बारे में पढ़ रहा है।
उसने कंफर्म किया और बताया कि उससे वो रोचक लगते हैं। प्राचीन डीमंस जो कभी ह्यूमन से युद्ध करते थे अब माइथोलॉजिकल बीइंग्स माने जाते हैं। उनकी स्थिति पर बहुत से लोगों का सवाल है। उसकी मां ने प्यार से उसकी सर पर हाथ मारा और पूछा क्या उसकी पढ़ने की असल में मोहब्बत है या ये सिर्फ बचपन की नेचुरल क्यूरियोसिटी है। उसने हल्की मुस्कुराहट दी, जानकर कि कोई भी प्राचीन डीमंस पर विश्वास नहीं करता। फिर भी उसे यकीन था कि कुछ अभी भी जीत गए होंगे। डीमंस इंसानों से काफी ज्यादा देर तक जीते हैं और अगर सिर्फ कुछ बचे हैं तो उसे लगता था कि वो उन्हें ढूंढ सकता है। लेकिन अभी सिर्फ 7 साल का होने के नतीजे में वो गांव में ही बंधा हुआ था और सिर्फ पढ़ने के अलावा ज्यादा नहीं कर सकता था। उसकी मां ने फिर कुछ याद किया और बताया कि उसका पिता पैट्रिक जल्दी घर वापस आ रहा है। एक लेटर में पैट्रिक ने लिखा था कि ये लगभग 2 हफ्ता लगेगा और वो उम्मीद करती थी कि वो और कितनी बुक्स लेकर आएगा। पैट्रिक कैटिस नोरा जो लेनर्ड्स नाइट्स के लिए स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर और कैटिस फिलिस के लॉर्ड हैं, वो लुरू की मिलने की आशा थी। उसने चाहा कि वो फिर से स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू करें, लेकिन उसकी मां ने फिर से रुक गया कुछ और याद करते हुए जो उससे कहने आया था। उसने पूछा कि क्या उसके पास आज रस्टी और दूसरों से मिलने की कोई योजना है। उसने महसूस किया कि वक्त गुजर गया और ये कंफर्म किया। उसकी मां ने फिर उसे जल्दी करने का कहना शुरू किया, नहीं तो वो लेट हो जाएगा। उसने हाँ बोला और जल्दी मिलने की जगह पर पहुंचा, थोड़ा लेट आते हुए। उस पल में किसी ने उसे बुलाया और हाथ हिलाया। ये रस्टी था जो 2 लड़कियों के साथ था जो कह रही थी कि वो लेट है। रस्टी ने कहा कि लुरू आखिरकार आया है और पूछा क्या उनका ये नहीं था कि इसी जगह मिलने का समझौता हुआ था। लुरू ने माफी मांगी और बताया कि वो किताबें पढ़ने में देर हो गया था। रस्टी ने कहा क्या पढ़ना इतना मजेदार है। फिर बोला कि उसकी सोच में अगर कोई लड़का है तो उनकी रुचि एडवेंचर के अराउंड होनी चाहिए। फिर उसने गर्व के साथ कहा कि वो कभी ना कभी एक एडवेंचर बनने का इरादा रखता है। लारू ने सिर्फ उसे चुपचाप देखा। मी ने बीच में आते हुए छिड़ती है कि रस्टी हमेशा एडवेंचर की बातें करता है, लेकिन उसने तो पैट्रिक का स्पोर्ट्समैनशिप टेस्ट भी क्लियर नहीं किया। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा कि उन्हें गांव से कब निकलने की उम्मीद रखनी चाहिए। रस्टी थोड़ा नाराज होते हुए बोला कि वो थोड़ा सख्त हो रही है। यूरी ने धीरे से बीच में आकर बोला कि उसके शब्द बहुत बड़े थे, ये बताते हुए कि किसी चीज का सपना देखना जरूरी होता है। 3 बच्चे लरू के सबसे करीबी दोस्त रहे हैं जब से उसकी पुनर्जन्म हुआ है। उसे पता था कि मी और यूरी दोनों रस्टी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो गांव छोड़ें। लेकिन वो ये भी समझता था कि अलग बात है कि क्या रस्टी उनकी बातों का जानकार है। लरू ने फिर कुछ और पूछा कि क्या उसने उस दिन कोई वादा नहीं किया था। उसने याद दिलाया कि कुछ होने वाला था और देखा कि रस्टी इससे लेकर एक्साइटेड था। रस्टी की आंखें चमक गई जब उसने कंफर्म किया कि लरू सही है। आज वही दिन था जिसका इंतजार उन्होंने किया था। उत्साह से उसने घोषणा की कि असली एडवेंचरर्स आ रहे हैं। यूरी ने बताया कि कभी-कभी एडवेंचरर्स गांव से गुजरते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ मर्चेंट्स के गार्ड्स हैं। रस्टी एक्साइटेड होते हुए इनकार करते हुए ये कहता है कि इस बार सब कुछ अलग है। एक टॉप क्लास एडवेंचरर जो नई जमीन पर नई मंजिलें तय करेगा और एक दिन लेजेंड बनेगा आने वाला है। उसने सबको गांव के एंट्रेंस की तरफ चलने को कहा। हालांकि पहले तो वो थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन सबको पता था कि जब रस्टी को एक आइडिया मिलता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। जल्द ही उनका ग्रुप गांव के एंट्रेंस पर पहुंचा और देखा कि एक भीड़ बनती जा रही है, लेकिन उन्हें निराशा मिली जब उन्हें कोई एडवेंचरर नजर नहीं आया। लुरू ने रस्टी से कहा कि लगता है गेस्ट अब तक नहीं आया, जिससे रस्टी थोड़ा उदास हो गया। पर अगले पल रस्टी फिर से उमंग से भरा हुआ सोचता है कि शायद एडवेंचरर जल्द ही आएगा। वो आगे बढ़ गया, एक्साइटेड होते हुए बोला कि वो चेक करेगा। जब 2 लड़कियां रस्टी के पीछे भागी, लुरू ने चुपचाप मुस्कुराया। उसे पता था कि एडवेंचरर होने का मतलब है नई देश की तलाश करना और मॉन्स्टर्स से लड़ना। पहले ऐसे प्रोफेशन की जरूरत नहीं थी, पर अब लगता है कि एक बार संभाली गई जमीन वापस से अंजाम पर आ गई है। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ समय का नतीजा है। अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंजी। एक बड़ा मॉन्स्टर गांव की तरफ आ रहा था और सीधा रस्टी की तरफ। लुरू ने तुरंत अपना पावर रिलीज किया, जानते हुए कि ये जंगल का मॉन्स्टर है। लेकिन उसने कुछ करने से पहले उसने एक और ताकत महसूस की। एक एल्फाई और हवा से भरी जादू का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी पल एक व्यक्ति मॉन्स्टर के पीठ पर कूद गया। काफी आसानी से उस आदमी ने एक ही बार में मॉन्स्टर का सिर काट दिया। लुरू ने जो देखा उस पर चौंक गया। जब मॉन्स्टर गायब हुआ, आदमी जो कि स्पष्ट रूप से एडवेंचरर था रस्टी की तरफ देखा। उसे एक बच्चा कहते हुए पूछा कि क्या वो चोटिल है। रस्टी जो डर से जमीन पर गिर गया था जल्दी उठा और एक्साइटमेंट के साथ चीखा। जो उसने देखा उससे ग्रेट था। मी ने रस्टी को याद दिलाया कि उसे धन्यवाद कहना चाहिए और रस्टी थोड़ा घबराया एडवेंचर को अपनी आभार व्यक्त करने में सफल रहा। एक महिला उनका स्वागत करती है और कहती है कि वो खुश है कि सब सुरक्षित है। लुरू ने उसकी मौजूदगी देखी, लेकिन उसने कुछ पूछने से पहले रस्टी ने बीच में ही पूछ लिया कि क्या वो औरत एक आत्मा है। उसकी जादुई का प्रशंसा करते हुए, उसकी पॉइंटेड कान का जिक्र करते हुए औरत ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल करीब है पर बिल्कुल सही नहीं है। उसने समझाया कि वो एक एल्फ है, एक जाति जो आत्माओं के बाद बनी, और अपना परिचय दिया कि वो यूमिस है। फिर एडवेंचरर ने अपना परिचय दिया कि वो ग्रैन है, ये बताते हुए कि वो और यूमिस साथ ट्रेवल करते हैं। लुरू ने दोनों से एक पावरफुल मैजिकल प्रेजेंस महसूस की जो उसने कभी उनके गांव में नहीं देखी थी। इससे उसने सोचने पर मजबूर किया कि यूमिस और ग्रैन सच में काबिल व्यक्ति हैं। यूमिस ने कहा कि कई गांव के बच्चे एडवेंचरर्स बनने का सपना देखते हैं। फिर रस्टी से पूछा कि क्या उन सबका वही सपना है। रस्टी अपने शब्दों को थोड़ा भटकाते हुए एक्साइटमेंट से मान्यता दी कि वो भी एक दिन असली एडवेंचरर बनना चाहता है, जिससे दोनों एडवेंचरर्स हंसे। ग्रैन ने प्यार से रस्टी के सर पर हाथ रखा और कहा कि वो नहीं कहेंगे कि सपना नामुमकिन है। अगर रस्टी सपने को हकीकत में बदलना चाहता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना सही स्किल्स के एडवेंचर का रास्ता जानलेवा होगा। रस्टी ने एनर्जेटिक एंथुसियाज्म के साथ जवाब दिया, जिससे ग्रैन से एक और हंसी का वजह बना, जिसने कहा कि ये अच्छा जवाब है और रस्टी में पोटेंशियल है। ग्रैन ने बताया कि वो उनके साथ कुछ एडवेंचर स्टोरीज शेयर करेगा, पर पहले पूछा कि क्या रस्टी उसे गांव का रास्ता दिखा सकता है। रस्टी उत्सुकता से सहमत हो गया। ये देखकर मी यूरी की तरफ मुड़ा और बोला कि वो नहीं चाहती कि ग्रैन रस्टी को बहुत ज्यादा एक्साइट करे। यूरी हंसकर पूछा कि क्या लड़के कभी बदल नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। जब यूमिस लड़कियों की बातें सुन रही थी तो वो लुरू की तरफ झुकी और पूछा कि क्या उनके बीच कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। लुरू ने जवाब दिया कि ये एक टिपिकल लव ट्रायंगल है। यूमिस ने फिर मजाक मजाक में पूछा कि उसकी हालत क्या है, क्या वो इसे लव स्क्वायर नहीं बना रहा है। उसने सिर्फ कहा कि वो बस एक ऑब्जर्वर है। उसने करते हुए कहा कि वो थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है और पूछा कि क्या उसकी सोच सही है कि दोनों लड़कियां एवरेज से ज्यादा क्यूट है। ये सजेस्ट करते हुए कि अभी क्लेम कर लेना बुरा नहीं होगा। लुरू ने सोचा कि उसका एडवाइस एक बच्चे के लिए बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है और जवाब दिया कि उसने बस देखना ज्यादा एंजॉय किया। यूमिस उसके जवाब से डिसअपॉइंटेड होते हुए बोली कि वो अपनी बात वापस ले रही है क्योंकि उसका टेस्ट टेरिबल है। उसने जवाब दिया कि उसकी बातें हार्श हैं और प्यार से ऑफर किया कि वो भी उसे इन तक ले जा सके क्योंकि शायद वो थकी हुई है। उसने ऑफर एक्सेप्ट किया कहकर कि ये अच्छा रहेगा। जब वो चल रहे थे उसने थोड़ी थकी हुई आवाज में कहा कि उन्हें गांव जाते वक्त एक मॉन्स्टर ने भी अटैक किया था। उस रात इन पर बड़े लोगों को अल्कोहल सर्व किया गया जबकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ जूस पी रहे थे। ग्रैन ने उनकी आम रूटीन बताना शुरू की जो कि पास की रूइन से गुजरती थी, लेकिन इस बार उसने देखा कि यूमिस को उसमें कुछ खास इंटरेस्ट है। यूमिस अपनी बियर टेबल पर मार के कहा कि अगर ग्रैन उस बारे में बात करेगा तो वो बहुत बुरा है, खासतौर पर जब उसने एक बार कहा था कि वो एक फाइटिंग टूर्नामेंट ज्वाइन करेगा। ग्रैन ने उसे अनबिलीविंग नजर से देखा, सोचता कि क्या उसने पहले ये नहीं कहा कि वो बहुत थकी है।
लूरू की माँ ने कहा कि ये कितना मस्त है कि एडवेंचरर्स कितने काइंड हैं, और लूरू ने जवाब दिया कि रस्टी और बाकी लोग ऑलरेडी उनके साथ अटैच हो गए हैं। गांव के एक आदमी ने यूमी से पूछा कि क्या उन दोनों का स्पेसिफिकली रुइंस देखने आना था जो गांव के आउटर में है। यूमिस ने जवाब दिया कि कोई नहीं जानता कब या किस लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। हालांकि ये पुराना और शायद इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, लेकिन उसने ये मना नहीं किया। उसकी राय थी कि शायद इसे पुराने डीमंस ने बनाया था, जो लूरू को बहुत हैरान किया। ग्रैंड ने कहा कि ये देखना आसान नहीं होगा, और अगर रुइंस मिले भी तो ये प्रूव करने का कोई डेफिनेटिव तरीका नहीं है कि ये पुराने डीमंस का है। यूमिस क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड ने पूछा कि क्या ये रोमांटिक नहीं होता ऐसे सोचना। लूरू ने सोचा कि शायद ग्रैंड का पॉइंट है, रुइंस कहीं भी मिल सकते हैं, और जबकि वो पुराने डीमन से कनेक्टेड रुइंस को एक नजर में आइडेंटिफाई कर सकता था, उसके पास प्रूव करने का कोई तरीका नहीं था। उनका एग्जिस्टेंस एक मिथ रहा। मी ने फिर ग्रैंड से पूछा कि क्या वो हमेशा रुइंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ग्रैंड ने जवाब दिया कि वो नहीं करते, और समझाया कि उनका ज्यादा टाइम मॉन्स्टर्स को डिफीट करने, रुइंस एक्सप्लोर करने और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने में गुजर रहा है। ये सिर्फ उनके पर्सनल हॉबीज हैं। उसने ये भी ऐड किया कि वो गांव इसलिए आए क्योंकि यूमिस इस एरिया को विजिट करना चाहती थी। हालांकि उसने ये माना कि वो टूर्नामेंट्स में हमेशा शामिल होने का मौका पसंद करता है। लूरू सोचने लगा कि क्या उनकी यात्राएं रिक्वेस्ट या ड्यूटी से नहीं पर पर्सनल क्यूरियोसिटी से ड्रिवन है। ये असल एडवेंचरर्स की तरह लग रहे थे, जो अपने इंटरेस्ट की तरफ परस्यू कर रहे थे, ऑब्लिगेशन से फ्री। उन्हें देखते हुए उसने मुस्कुराया, सोचता कि उनकी ट्रैवल सच में मजेदार लग रही थी। रस्टी ने अचानक डिक्लेयर किया कि वो सच में एडवेंचरर बनना चाहता है। उसने ये मान लिया कि पहले उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन प्रॉमिस किया कि वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हार्डर वर्क करेगा। फिर उसने ग्रैंड से बेग किया कि वो उसे एक अप्रेंटिस बनाए, लेकिन ग्रैंड ने मना कर दिया। रस्टी ऑफ गार्ड पकड़ा गया, रोने लगा और पूछा कि ग्रैंड का नो कहने का क्या मतलब है। पैनिक्ड होते हुए ग्रैंड ने क्लैरिफाई किया कि ये इतना सिंपल नहीं है। उसने समझाया कि एडवेंचरर होना सिर्फ हीरोइक मूवमेंट्स के बारे में नहीं है, इसमें बहुत सारे मंडेन टास्क होते हैं शुरुआत में। सबसे जरूरी बात उसने कहा कि उसके पास रस्टी का ख्याल रखने का कोई रिसोर्स नहीं है जब तक वो एक एक्चुअल एडवेंचरर नहीं बन जाता। रस्टी ने फिर पूछा कि क्या ग्रैंड उसे एक बार अप्रेंटिस बनाएगा जब वो बन जाता है। ग्रैंड ने हंसा और कहा कि अगर रस्टी इंसिस्ट करेगा तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, और उस वक्त वो उसका मास्टर बन जाएगा। लेकिन उसने रस्टी को वार्न किया कि वो उसे ज्यादा नहीं सिखाएगा। फिर भी वो इस बात से खुश हो गया और ग्रैंड को शुक्रिया कहा। लूरू चुपके से देखते हुए ने नोट किया कि रस्टी सरप्राइजिंगली पर्सुएसिव है नेगोशिएशन में। उसकी मां ने कमेंट किया कि जबकि रस्टी खुश लग रहा था, उसे नहीं पता था कि एडवेंचरर बनना सच में अच्छा रास्ता है। लूरू ने उसे तसल्ली दी, कहकर कि उन्हें लगता है रस्टी ठीक रहेगा, क्योंकि उसका पापा हमेशा कहते थे कि रस्टी में ग्रेट पोटेंशियल है। मी ने फिर यूरी से कहा कि रस्टी अब श्योर से अप्रेंटिस बनने जा रहा है, जो सिर्फ रस्टी को और मोटिवेट कर रहा था। यूरी ने जवाब दिया कि उसे पता है कि ये उसके लिए अच्छा मौका है, पर उसने माना कि वो थोड़ी सैड महसूस कर रही है। अचानक यूमी उनके पीछे आई, दोनों लड़कियों को स्टार्टल करते हुए। उन्होंने सरप्राइज में चीख मारी और उसने जल्दी से उन्हें डराने के लिए माफी मांगी, कहकर कि उसे सिर्फ लड़कियों की बातों में शामिल होना था। उसने पूछा क्या उन्हें प्यार में कोई दिक्कत है। यूरी ने तुरंत मना किया, जबकि मी ने समझाया कि रस्टी कुछ बेकार है तो उन्हें सिर्फ उसकी फिक्र थी। यूमी समझ गई, हालांकि कोई नाम नहीं लिया गया। उसने ये भी कहा कि उसकी राय में रस्टी एक दिन अपने सपने को पूरा जरूर करेगा। जब ये होगा, उसने सोचा क्या वो विलेज में सिर्फ पीछे रुककर उसे देख पाएगी। लड़कियां कुछ कहने से पहले किसी ने जोर से ताली बजाई और कहा कि देर हो रही है तो बच्चों को घर जाना चाहिए। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उनके पास मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लूरू की मां ने उसकी तरफ देखा और कहा कि घर जाने का वक्त हो गया है। उसने हाँ किया और ग्रैंड और यूमी को एक मुस्कुराहट दी, सोचता वो कितने इंटरेस्टिंग है, और काश उसने उनकी कहानियां और सुनी होती। जब वो घर जा रहे थे, उसकी मां ने पूछा कि पिछली बार विलेज कितना जिंदा था। लूरू ने महसूस किया कि खुशी भरे मिलन के बाद हमेशा एक अकेलापन का एहसास होता है, चाहे कितने भी साल बीत जाए वो महसूस नहीं बदलता। फिर उसकी मां ने उसे बुलाया। वो कहने वाली थी कि क्या वो कभी विलेज छोड़कर जाएगा, पर अपने आप को रोक लिया। उसने बस प्यार से उसका हाथ दबाया और कहा कि कुछ नहीं है। उसने बस सिर हिलाया, हालांकि वो समझ गया कि उसकी मां को पहले ही पता है, कभी ना कभी जब वो बड़ा होगा वो भी विलेज छोड़ देगा। अगले दिन उसने जंगल में अकेले ट्रेनिंग की एक वुडन स्वॉर्ड के साथ। उसने उसे बार बार घुमाया, सही फॉर्म और फोकस बनाए रखा। कुछ समय बाद उसने रुककर पसीना पोंछा, ये सोचकर कि आज की प्रैक्टिस खत्म है। उसने जाना कि जब उसका पिता पैट्रिक एक एलीट नाइट है, उसे अपनी डीमन लॉर्ड पावर्स को नहीं दिखाना है। अगर उसने किया तो लोगों को कुछ अजीब जरूर लगेगा। घर जाते वक्त उसने सोचा कि अगले ट्रेनिंग सेशन से पहले थोड़ा और इंप्रूव करने का। तब उसने सुना कोई दूर से चीख रहा है। आगे देखते ही उसने देखा कि गांव वाले चिंतित चेहरों के साथ इधर उधर देख रहे हैं, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तब एक औरत ने उसे बुलाया और पूछा वो कहां था। चिंतित थी कि वो अकेला था। उसने जवाब दिया कि वो अकेला था और पूछा क्या हो रहा है। औरत ने चिंतित स्वर में कहा कि रस्टी और बाकी लोग गुम हो गए हैं। उसने अपनी आवाज उठाई, पूछते हुए अगर उसने वाकई में कहा कि रस्टी और बाकी गुम हैं। औरत ने सीधा जवाब नहीं दिया, पर उससे पूछा क्या उसने खुद उन्हें देखा है, समझाते हुए कि वो उन्हें सुबह से नहीं ढूंढ पाई। उसने याद दिलाया कि बच्चे पिछले दिन नहीं जाना चाहते थे, तो वो सोचती थी कि शायद उन्होंने बिना परमिशन के गांव से बाहर निकल गए। उसने संभावना पर घूर किया और पिछले दिन की बातचीत याद किया जब यूमिस ने गांव के पास एक रुइन जाने की बात की थी। हालांकि वो खुद कभी नहीं गया। उसने माना कि वो गांव के बिल्कुल उल्टा तरफ है। उसने औरत को कहा कि उसे समझ आ गया है और वो भी उन्हें ढूंढने जाएगा। उसने शुक्रिया कहा और उससे सावधान रहने के लिए कहा कि कहीं खतरनाक जगह मत जाना। उसने जवाब दिया कि वो अपनी तरफ से बेस्ट करेगा, पर उसके दिल में ये था कि उन 3 बच्चों की सुरक्षा पहले आती है। वो सब के सब तब तक कि उसके पहली दोस्ती जब से वो इंसान बना। जब वो गांव के द्वार पर पहुंचा, उसने यूमिस को देखकर हैरानी महसूस की। उसने उसे पीछे रुकने के लिए चीखा, कहते हुए कि वो गांव के इर्द-गिर्द एक बैरियर बनाने जा रही है। उसने फिर जंगल के मासूम आत्माओं को बुलाया कि अपना शक्ति देकर उसकी माना का बदला ले और एक मैजिकल वॉल बनाई जो विलेज को जंगल से अलग करे। उसने उसे चेतावनी दी कि रस्टी और बाकी लोग गुम हैं। ये सुनते ही यूमिस थक गई और पूछा उसने अभी क्या कहा। उसने बताया कि बच्चे शायद गांव में नहीं है और सब समझते हैं कि उन्होंने रुइन में जाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर वो अकेला नहीं कर पाया तो बड़े लोगों से मदद मांगेगा, पर यूमिस पछतावा भरी उससे कहा कि वो जादू रोक नहीं सकती। एक पल बाद अर्काना मिस्टिक वॉल गांव के किनारे मटेरियलाइज हुई। उसने उसे चीखा, ये जानकर कि उसने ऐसा क्यों किया। यूमिस ने समझाने की कोशिश की, कहकर कि उसका प्राथमिकता गांव के लोगों की सुरक्षा थी। अचानक उन्होंने गन फायर सुना जो बैरियर पर लगा। उसने आवाज की तरफ देखा और देखा एक मैजिक मशीन उन पर गोली मार रहा है। यूमिस ने समझाया कि ये मशीन्स रुइन से निकल कर आई हैं और काफी सारी उन्हें विलेज की तरफ आ रही थी, इसलिए इसे जल्दी करना जरूरी समझा। उसने तुरंत इस थ्रेट को पहचाना, ये मशीन्स डीमन मेड वेपन्स हैं इंसानों को खत्म करने के लिए।
उनके पास मैजिकल कैनन लेग्स हैं। उसने यूमिस के बैरियर के लिए शुक्रिया अदा किया जो गांव की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। फिर भी उसे चिंता हुआ, अगर मशीन्स पास के गांव या शहर की तरफ चले गए तो क्या होगा। उसने यूआई से पूछा कि क्या उसे यह हालत अजीब नहीं लग रही, पर उसने जवाब दिया कि खुद रुइन तो खास नहीं है। जब वो वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब दीवार अचानक गिरने लगी। ग्रैन अभी भी अंदर था, एक ह्यूज मैजिक मशीना का सामना करते हुए। उसने तुरंत समझा कि एक ट्रैप है जो रुइन के अंदर सेट किया गया था। अगर ये सच है तो मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइस जरूर होगा। उसने यूमिस को बोला कि उसे अभी कहीं जाना है, जिससे वो कंफ्यूज हो गई। उसने माफी मांगी और कहा कि वो बैरियर को कैंसिल नहीं कर सकती। आखिर वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा था। उसने अपना हाथ बैरियर पर रखा और यूमिस ने इन्फॉर्म किया कि सिर्फ कास्टर ही किसी को पास होने की इजाजत दे सकता है। उसने उसे घर जाने की सलाह दी, लेकिन उसने अपनी पावर से बैरियर को तोड़ दिया। उसका हाथ दीवार से सीधा गुजर गया। यूमी ने डिसबिलीफ में देखा, पूछा कि ये कैसे मुमकिन है जब उसने उसे एक्सेस नहीं दिया। उसने माफी मांगी और समझाया कि उसने मैजिक इक्वेशन को रीराइट कर दिया जो बैरियर को उसके कंट्रोल में भी लाता है। उसने यूमी से पूछा कि वो मैजिक इक्वेशन को रीराइट करने का क्या मतलब है और कहा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ अंदर कदम रखा, यूमी को पीछे छोड़कर। उसने बताया कि उसने बैरियर का आउटपुट थोड़ा बढ़ा दिया उसकी खुद की माना का इस्तेमाल करके, और ये भी कहा कि वो खुद भी नहीं जा सकती। उसने उस पर भी वही रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो अगर रेस्टी और दूसरे वापस आए तो वही उन्हें बचाने वाली थी। जब वो जाने लगा तो उसने यूमी से कहा कि वो उस पर भरोसा कर रहा है और वो खोए बच्चों को ढूंढने जा रहा है। वो भाग गया। यूमी को आंखें खुली रह गई जब वो चिल्ला रही थी। अकेली वो वहां खड़ी रही, समझने की कोशिश करते हुए कि अब क्या हुआ और क्या वो लड़का वाकई में एक बच्चा था। इस बीच रुइन के अंदर ग्रैंड बच्चों को शील्ड कर रहा था। उसने देखा कि दुश्मन मशीन्स एक्टिव होने के बावजूद हमला नहीं कर रही हैं। उसने डरे गए बच्चों को ढूंढते नए टारगेट्स पर रुक करते हुए बोला कि वो इकट्ठे रहें जब तक कि उसने सिग्नल न दिया, पर उसे पता था कि मौजूदा समस्या में वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पीछे से बुलाया, उसे झटका दिया। जब उसने देखा, ग्रैंड को शॉक लगा कि वो वहां खड़ा है। ग्रैंड ने तुरंत पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है और यूमिस के साथ क्या हुआ। उसने जवाब दिया कि यूमिस फिलहाल गांव के इर्द गिर्द बैरियर बनाते हुए है। ग्रैंड ने कुछ गालियां दी पैनिक में और बच्चों की तरफ इशारा दिया कहते हुए कि जब वो वहां है तो उनके साथ छिपने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने देखा कि सब लोग सुरक्षित लग रहे थे। फिर उसने मशीना रूपस गगांटिस पर ध्यान दिया, एक टाइटन जो शांति के लिए बनाया गया था पर कभी कभी इमरजेंसीज में कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होता है। उसने समझा कि अब वही इसे रोकने वाला है। उसने उड़ते हुए मशीना कैनन अबिस को भी याद किया जो खतरनाक तरीके से एग्जैक्ट टारगेटिंग करते हैं। ये टाइटन शायद सेम डिजाइन और पर्पस शेयर करते हैं। उसने कहा कि क्या वो कुछ दूरी से हमला करते हैं। ग्रैंड ने उसे रोकने के लिए चीखा और नहीं आने को कहा, पर वो चलता रहा। ग्रैंड ने उसे समझाने की कोशिश की पर देर हो गई। वो टाइटन गार्ड्स के पास और करीब हो गया। जब उसने रुइंस के करीब का थ्रेशोल्ड पार किया तब एक टाइटन एक्टिवेट हुआ और अपना हथियार उठाया हमला करने के लिए, पर उसने ऊंचा कूद गया। उड़ते हुए उसने बड़े मशीन को मुस्कुराते हुए देखा और उस पर एक जबरदस्त पंच मारा, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ग्रैंड और बाकी लोग जिसमें उसके बचपन के दोस्त भी शामिल थे उस नजारे को देखकर बस चुप रह गए। जब वो लैंड किया तो और टाइटन्स हर तरफ से आते दिखाई दिए। एक ने उसकी तरफ एक भारी स्पीयर लॉन्च की, पर वो शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे आसानी से पकड़ लिया। एक ही हरकत में उसने स्पीयर को पकड़ लिया और काउंटर अटैक किया। बाकी के टाइटन्स को बिना किसी कोशिश के गिरा दिया। ग्रैंड हैरान था और उसने पूछा क्या हो रहा है। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या अब उसकी स्किल्स काफी हैं। ग्रैंड अभी भी हैरान था, इस बात को मान गया कि उसने जो देखा उस पर आर्ग्यू करने के लिए शब्दों की कमी थी, लेकिन उसने कंडीशन रख दी। जब पूछा क्या कंडीशन क्या है, ग्रैंड ने समझाया कि या तो वो या यूमी को उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि वो रुइन एक बड़ा खोज थी और सिर्फ एक बच्चे का अंदर जाना कॉम्प्लिकेशंस ला सकता था। ग्रैंड ने फिर कहा कि वो गांव लौटकर बच्चों को वापस ले आएगा और अगर मैजिक मशीनरी बंद हो गई थी तो उसे और नहीं देखना चाहिए। उसे या तो गांव लौटना चाहिए या ग्रैंड के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। उसने ये टर्म्स एक्सेप्ट की। ग्रैंड और बाकी लोगों से जाने से पहले उसने अपने दोस्त को वापस जाते वक्त संभालने को बोला। रस्टी ने हाँ में सर हिलाया, ये कहकर कि वो समझ गया वो उससे मैच नहीं कर पा रहे थे। मिदीम ने भी ये मान लिया कि उन्होंने भी कुछ समस्या खड़ी की थी। जबकि यूरी ने माफी मांगी और उसे संभलने को कहा। उसने उन्हें अलविदा कहा, फिर रुइन के एंट्रेंस की तरफ देखा, सोचता हुआ कि क्या अब आगे बढ़े इन्हें। अंदर वो सीधे कंट्रोल मॉनिटर की तरफ गया और मैजिक मशीनरी को बंद कर दिया। उसने देखा किसी और ऑपरेशनल सिस्टम या लॉन्ग रेंज अटैक यूनिट्स का नाम नहीं था, जो उसकी शक की कंफर्मेशन थी कि एक्सटर्नल मशीन सिर्फ डिफेंस के लिए बनाई गई थी। इसने उसे सोचने पर मजबूर किया कि शायद रुइन किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। जब उसने टर्मिनल को स्कैन किया तो उसने देखा कि रुइन के सबसे गहरे हिस्से में एक बड़ा कमरा है। उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे तुरंत जांचने के लिए मजबूर किया, पर उसने ग्रैंड से किया गया वादा याद किया और इंतजार करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वो एक कॉरिडोर में चुपचाप खड़ा था, अपनी यादों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यादें उसके पास वापस आ गईं। उसने याद किया कि कैसे उसने अपने कई कॉमरेड्स के साथ ऐसे ही एक स्ट्रक्चर में समय बिताया था। वो कभी ध्वनि और हंसी से भरा हुआ था। तभी किसी ने उसे बुलाया, उसके ख्यालों को तोड़ता हुआ। ग्रैंड वापस आ गया और देरी से आने के लिए माफ किया। फिर उससे पूछा क्या वो ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा उदास लग रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि वो ठीक है, सिर्फ अंदर थोड़ा ठंडा है कहकर। ग्रैंड ने इस पे हाँ किया बताते हुए कि वो तो अंदर है ही। उसने पूछा क्या मैजिक मशीनरी पूरी तरह बंद हुई थी और ग्रैंड ने कंफर्म किया कि सब कुछ डीएक्टिवेट हो गया था। जब ग्रैंड ने पूछा कि उसने इसे कैसे रोका तो उसने कैजुअली बोला कि उसने कुछ चीजों को छुआ और सब बंद हो गया। ग्रैंड ने फिर पूछा कि उसने यूमी के बैरियर के साथ भी छेड़छाड़ की, ये ऐड करते हुए कि वो बहुत गुस्से में थी। उसने याद किया और ग्रैंड को बोला कि सब ठीक होगा, वो बस स्पेल को फिर से लिख देगा। ग्रैंड ने उसे हैरानी से देखा और पूछा क्या उसे पता है स्पेल को फिर से लिखना कितना मुश्किल है। एक कॉम्पिटेंट मैजिशियन को भी इसे करने में कई मिनट लगेंगे। ग्रैंड ने यह भी याद दिलाया कि यूमी एक टॉप टियर मैजिशियन है और उसकी स्किल्स होने के बावजूद वो अभी भी प्रभावित थी। इसने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या स्पेल्स को फिर से लिखना समय के साथ भूल गए हैं। उसने ग्रैंड को बोला कि वो स्पेल को लिफ्ट करेगा जब वो गांव वापस आएंगे। और ज्यादा जरूरी बात, उसने देखा कि रुइन के अंदर और भी गहरा चैम्बर है और उन्हें इसे जांचना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे। ग्रैंड ने पूछा क्या ये सबसे गहरा चैम्बर है। ग्रैंड ने दरवाजे को छुआ और कहा कि आसानी से नहीं खुलता। उसने समझाया कि ऐसे रुइंस में दरवाजे तभी खुलते हैं जब कुछ कंडीशंस पूरी होती हैं। शायद पिछले कमरे में कुछ एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसने बोला कि पीछे जाना मुश्किल होगा, पर उसने पहले ही चेक किया था और कोई ऐसा फीचर नहीं मिले। दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाते ही उसने अंदाजा लगाया कि शायद कोई और तरीका हो। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे से छू गया, उस दरवाजे में एम्बेडिंग क्रिस्टल चमक उठी। एक आवाज क्रिस्टल से गूंज उठी कहकर मैजिक वेव एनर्जी कंफर्म की गई है और आइडेंटिफिकेशन 100th किंग लरूसिया नॉट के साथ मैच किया है। फिर उसने पूछा क्या वो लॉक खोलना चाहता है। उसे हैरानी हुई कि उसे डीमन लॉर्ड के रूप में पहचाना गया और उसने खुलने का ऑर्डर दिया। सिस्टम ने इस कमांड को मान लिया और क्रिस्टल घूम गया, दरवाजा खुल गया। उसने ग्रैंड की तरफ देखा और पूछा क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर ग्रैंड ने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ हाँ कही। जब वो अंदर गए तो वो एक विशाल व्हाइट रूम को देखकर शॉक में रह गए, जिसमें एक ह्यूज व्हाइट कैप्सूल बीच में था। वो श्योर था कि ये एक लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन कैप्सूल था जो डीमन क्लैन के लिए बनाया गया था, ताकि अगर उन्हें इंसानों से वॉर में हार हो जाए तो उनकी आने वाली जिंदगी को बचा सके। पसीने से भरी हुई फ्रंट, उसने सोचा कि क्या रिसर्च सफल हुई है और क्या कोई अंदर है। ट्रिम्बलिंग लेग्स के साथ पियो मूव किया अपने पुराने दोस्त को फिर से देखने की उम्मीद से। जब वो कैप्सूल के पास गया तो उसने चुपचाप
कहा कि कोई अंदर हो। अंदर झांक के देखा तो आयरिस शांति से सो रही थी। पुरानी यादें, जब उसने उसका आखिरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, दिमाग में वापस आ गई। हालांकि वो उस जंग में मरने के लिए तैयार था, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, ये सोचकर कि हजारों साल के बाद वो फाइनली आयरिस से मिलने जा रहा है। ग्रांट पीछे से चीखता हुआ पूछता है कि क्या हो रहा है और वहां कोई क्यों है। उसने नोटिस किया कि ग्रांट को आयरिस एक पुराने डीमन के रूप में नहीं पता। ये लॉजिकल था। मॉडर्न वर्ल्ड में डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अननोन है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो सब कुछ नहीं जानता, पर उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा हो सकती है, और सजेस्ट किया कि वो लोग कैप्सूल खोलें और चेक करें। ग्रांट कंफ्यूजन में अपना सर खुजाते हुए पूछता है कि वो कैसे खोलेंगे। वो चुप रहा, सोचता हुआ कि अगर सिस्टम अभी भी पुराने तरीके से काम करता है तो शायद वो इसे एक्टिवेट कर सके। उसने अपने पावर से कैप्सूल को छुआ। एक सिस्टम वॉइस ने पूछा कि हाइबरनेशन डिवाइस को बंद करना चाहिए। उसने कंफर्म किया और एक ऑर्डर दिया कि अंदर के व्यक्ति की जिंदगी को प्रायोरिटी दी जाए। सिस्टम ने कमांड को माना और कैप्सूल के इर्द गिर्द के वायर्स डिस्कनेक्ट करने शुरू कर दिए। जब ग्लास कवरिंग साइड में स्लाइड हुई, उन्होंने देखा कि वो सांस ले रही है। ग्रैंड ने पॉइंट आउट किया कि वो जिंदा लग रही है। उसने खुशी से इंतजार किया। यादें उसके दोस्तों बैकस की आई, जो प्राउडली कह रहा था कि उसकी बेटी 1 महीने में पैदा होगी और वो दिन उसके लिए कितना एक्साइटेड है। उसने जवाब दिया कि एक फादर के रूप में वो इसे इमेजिन नहीं कर सकता। एक और याद आई जब बैकस की आंखें आंसू से भरी हुई थी और उसने आयरिस से कहा था कि वो कितनी खूबसूरत बड़ा हो गई है, हमेशा उसे एक वार्म स्माइल से ग्रीट करते हुए। कैप्सूल का ग्लास धीरे धीरे खुला और आयरिस को रिलीज किया। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जब पूरी तरह जागती है, उन्हें देखकर तुरंत गुस्से से भर जाती है। ग्रैंड ने उसके बदलते हुए बिहेवियर को महसूस किया और वार्न करता है कि वो डेंजरस है। उसने गुस्सा किया और ग्रैंड को दीवार पर ठोक दिया। उसने उसके एक्शंस को क्वेश्चन किया, पर उसे रियलाइजेशन हुआ इस मोमेंट पर वो ह्यूमन दिख रहा था। जब वो कैप्सूल से बाहर निकलती है तो यादें सरफेस होती हैं इंसानों और डीमंस के बीच की एंडलेस किलिंग की। आयरिस उसे गुस्से से घुरते हुए पहचानती है कि वो एक इंसान है और अपने हाथ में मैजिक गश करती है उसे कहकर मारने के लिए। वो फ्रोजन हो जाता है, हॉरिफाइड। मैजिक रिलीज करते हुए अपने अंकल को कहती है कि वो डेफिनेटली उसका बदला लेगी, लेकिन उसे शॉक लगता है जब वो देखता है कि वो उसकी पावर को गैदर कर रहा है। उसने अपनी पावर को उसके साथ मिला दिया और धीरे से उसे मुस्कुराया, सोचता हुआ कि उसकी मैजिक में सुधार हुआ है। फिर उसे याद आया कि जब वो डीमन किंग था वो मैजिक स्फीयर्स बनाता था और बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें जगल करता था। फिर से उसने मैजिक स्फीयर्स बनाया और उन्हें जगल किया, जो आयरिस को स्टन कर दिया। आंखों में आंसू लेके वो उसे अपना अंकल कहने लगी। उसने धीरे से रिस्पॉन्ड किया, कहते हुए कि उसका अंकल उससे मिलने आया है। शॉक्ड और ओवरवेल्म्ड वो उसकी तरफ भागी और उसे टाइटली गले लगाया, उसके कंधे पर रोते हुए। उसने देखा कि ये अजीब है कि अब वो उसी हाइट पर है। उसने ग्रैंड की तरफ देखा कि वो कैसा है और देखा कि वो स्नोरिंग कर रहा था, जो उसे रिलीफ दिया। ग्रैंड सिर्फ बेहोश हुआ था। फिर भी उसने याद किया कि आयरिस ने पहले जो मैजिक बुलेट यूज किया था वो ट्रेन सोल्जर के बराबर था। हालांकि उसकी मैजिक उस टाइम पर पूरी डेवलप नहीं हुई थी। उसने उसे देखा, आंखें आंसुओं से भरी और भीगते नाक के साथ उसने मुस्कुराते हुए घूम गया। उसने चीखा कि वो कितना बुरा है और कैसे वो उसके लिए बदला लेने की तैयारी कर रही थी। लेकिन फिर उसने रुककर उसे चौंक से देखा। उसने पूछा कि क्यों वो अलग तरीके से बोल रहा है, क्या उसके शरीर में कुछ हो रहा है, क्या वो हीरोज के साथ बैटल के बाद छुप रहा है, आज का दिन क्या है और अब क्या हो रहा है। उसने कहा कि वो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है और कहा कि वो सब कुछ धीरे धीरे समझा देगा। उसने माफी मांगी और पूछा कि जो पहले आउट किया गया था वो ठीक है या नहीं। उसने जवाब दिया कि हाँ, अगर वो ग्रैंड की बात कर रही है तो वो अभी भी जिंदा है। उसने पूछा क्या ग्रैंड उसका कोई जाना पहचाना है और क्या उससे क्या करना चाहिए। उसने कंफर्म किया कि ग्रैंड एक एक्वेंटेंस है और उससे कहा कि बाद में उसे माफी मांगे। उसने फिर एक्सप्लेन किया कि उसने सिर्फ रिसेंटली ग्रैंड से मिला था, पर उसे एक अच्छे इंसान की तरह जाना था। उसने सजेस्ट किया कि अगर वो कहते हैं कि अटैक एक अनफॉरसीन एक्सीडेंट था तो सब ठीक रहेगा, जो उसे इंप्रेस किया। उसने कहा कि वो वाकई में स्मार्ट है। उसने पीछे मुड़कर कहा कि अगर ग्रैंड अब उठी और बैठ गई तो ऑकवर्ड होगा। उसने उसे भी बैठने के लिए बुलाया, बोला कि उन्हें थोड़ी देर बात करनी चाहिए पहले कि ग्रैंड होश में आए, क्योंकि उसके पास बहुत से सवाल थे। उसने खुशी से हाँ किया। जब दोनों बैठ गए तो उसने पूछा क्या उसके लिए मानना मुश्किल होगा कि वो डीमन किंग है। उसने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, उसका अंकल तो उसका अंकल ही है, इसमें कोई शक नहीं। उसका इतना श्योर होने पर वो हैरान हुआ और पूछा कि उसने ऐसा कैसे सोचा। उसने बताया कि क्योंकि उसने पहले मैजिक बुलेट्स जगल किए थे और डीमन लोगों में वो अकेला ही था जो इतना कंट्रोल कर सकता था। उसने पूछा कि क्या उसका पिता बाकुस भी ऐसा कर सकता है, पर उसने अपना सिर हिलाया और याद दिलाया कि उसका पिता कभी माना कंट्रोल करने में अच्छा नहीं था, जो उसने एक्सेप्ट किया। उसने ये भी बताया कि उसका दादा मिथॉस भी ये कर सकता है, लेकिन उसका रिसर्च के अलावा कुछ में दिलचस्पी नहीं थी। उसकी बड़ी बहन रोम भी थोड़ी क्लमजी थी। उसकी कहानियां सुनकर वो मुस्कुराया और उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ साधारण यादें हैं, लेकिन हमेशा वैसे ही रहे हैं। उस पल उसने महसूस किया कि वो अपने भाइयों से ज्यादा गहरे रिश्ते रखता है जितना उसने सोचा था। उसने खेद व्यक्त किया, परेशान हुई कि ये दर्दनाक याद है, पर उसने उसे तसल्ली दी कि ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ सुनने में खुशी महसूस हुई और खुद से ये कहा कि एटलीस्ट वो रिलीफ था। उसने चिंता से उसकी तरफ देखा और याद दिलाया कि उसका शरीर जरूर इंसानी है और उसकी उम्र भी जवान लग रही है। उसने फिर से पूछा कि असल में क्या हो रहा है। उसने थोड़ा हेजिटेट किया, समझ नहीं आया कैसे समझाए। जितना उसने जाना आयरिस वो डीमन नहीं है जो इंसानों से भेदभाव करती है, लेकिन उसका पहले का चेहरा अलग था। उसने सोचा शायद वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने में परेशान है। अपना हाथ टाइटली बंद करके उसने कहा कि वो असल में पुनर्जन्म लिया है। आयरिस हैरान हुई और पूछा पुनर्जन्म से क्या मतलब है। उसने ये भी पूछा कि क्या वो असल में कह रहा है कि उसकी मौत के बाद वो एक इंसानी शरीर में पुनर्जन्म लिया है एक लंबे समय के बाद। उसने कंफर्म किया कि वो सही है और उससे बताया कि इस वक्त वो इंसानी माँ बाप के साथ है जो दोनों ही प्यार भरे और दयालु हैं। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर कहा कि ये सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली, जानकर कि वो एक इंसान के रूप में अपनी रोज की जिंदगी से खुश है। उसने महसूस किया कि अब उसे इंसानियत से दुश्मन समझने की कोई जरूरत नहीं रही। उसने माना कि वो पूरी तरह से उसके बदले में लगी हुई थी और जो कुछ भी हुआ वो काफी वायलेंट हो गया, जिस पर वो हैरान रह गया जैसे पत्थर। उसकी इस प्रतिक्रिया से परेशान होकर उसने जल्दी से समझाया कि ये वो नहीं कह रही थी। चाहे वो वायलेंट हुआ, उसने कहा कि उसने कुछ खराब नहीं किया। मिसाल के तौर पर उसने बताया कि उसने डीमंस का एक ग्रुप इकट्ठा किया और ह्यूमन आर्मी पर अटैक किया, या कभी कभी सोल्जर के तकियों के नीचे धमक्यात्मक नोट्स छोड़े कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। उसने ये भी कहा कि उनके एक्शंस कभी उस लेवल से आगे नहीं बढ़े, लेकिन उसने इसे एक्सट्रीम समझा और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि डीमंस का नाश नहीं हुआ क्योंकि वो अब भी इतना शोर मचा रहे हैं। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि अगर ह्यूमैनिटी ने डीमंस का शिकार करने की कैंपेन शुरू की तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। उसने माना कि जैसे उसने कहा ऐसा कैंपेन पहले हुआ था और वो जरूर खत्म हो गए होते। उसने डिसबिलीफ में पूछा कि क्या ये कैंपेन सच में रुक गया, जानकर कि ह्यूमैनिटी पहले डीमन से नफरत में एक साथ हुई थी। उसे ये समझ नहीं आया कि वो क्यों अचानक इसे छोड़ देंगे। उसने समझाया कि ये रुकने की वजह नहीं थी, पर ये आगे नहीं बढ़ सकती थी। ह्यूमैनिटी दो बड़े फैक्शंस में बट गई थी, एक चर्च के छात्रे के नीचे और दूसरा उस हीरो के छात्रे के नीचे जो उसे हराने आया था। ये सुनकर वो हैरान रह गया और ये नहीं मान पाया कि नाइट ने वाकई में वही वादा रखा।
आयरिस ने इस आयरनी पर कमेंट किया, बताया कि वही लोग जो डीमन किंग को मारने आए थे अब उनके सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसने फिर पूछा कि उसके बाद ह्यूमैनिटी का क्या हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। उसने समझाया कि एक अपने गोरिल्ला ऑपरेशंस के दौरान उसे पकड़ लिया गया था और जब तक वो होश में आई वो ऑलरेडी डीप स्लीप डिवाइड में रखी गई थी। क्यूरियस होते हुए उसने पूछा कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना किसी चोट की डीमन को पकड़ सकता है। उसने बताया कि उसे ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने एक मैजिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया था जो कॉग्निटिव सेंसेस को ब्लॉक कर देता है, और उस खुशबू और सिल्हूएट से उसने सोचा ये एक औरत है। उसने फिर उससे कहा कि उसे नहीं पता कि वो औरत क्यों ऐसा कर रही थी, पर पीछे मुड़कर सोचने पर उसने सच में शुक्रिया अदा किया क्योंकि इसी पल की वजह से वो उसे दोबारा मिल पाई। उसने उदासी से उसका नाम लिया और उसने टाइट से उसके कपड़े पकड़ लिए। उसने फिर उसे बताया कि जब से उन्होंने साथ वक्त गुजारा वो सच में खुश थी। हालांकि वो अपने काम में बिजी था, फिर भी हर बार उसके लिए वक्त निकाल लेता और उसका बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करता। जब उसने उसकी डेथ की खबर सुनी उस दिन तो उसने सोचा कि वो कभी भी उससे ऐसे बात नहीं कर पाएगी। उसे लगा जैसे ये सब एक सपना था और उसने उससे फिर ऐसे नहीं होने के लिए कहा। उसने उसे माफ कर दिया जब उसने उसका सिर धीरे से सिया, उसे ये बताते हुए कि वो अब इंसान है और ऐसा कभी नहीं होगा। उसने उससे कहा कि अगर सब कुछ ऐसे ही रहे तो वो खुश रहेगी और पूछा कि अब वो इंसान होने पर उसके साथ कैसे रहेगी, क्या दूसरे डीमन को इसके बारे में पता था। उसने उदासी से कहा, ध्यान से सुनो, डीमन काइंड का जमाना खत्म हो चुका है और ये हजारों साल पहले हो गया। इसका मतलब सब कुछ बदल गया है। उसने उदासी से पूछा क्या इसका मतलब डीमन काइंड खत्म हो चुकी है। उसने बोला कि शायद कुछ अब भी जिंदा है पर डीमन काइंड अब पुरानी मानी जाती है और उन्हें लेजेंड समझा जाता है। उसने कहा कि उसने सोचा था कि वो इसके लिए तैयार है, पर अब इतने अचानक उनसे अलग होने पर लग रहा था कि वो इस भावना के साथ जीना सीख रही है। उसने उसे उदासी से देखा, जाना कि उसकी मौत के बाद आयरिस की उम्र लगभग 10 साल थी और उसने सोचा कि शायद उसने अपने दोस्तों को मरते देखा होगा। उसने अपने हाथ गूंथ लिए, सोचा अगर वो डीन काइंड को सुरक्षित रख पाता तो ये सब नहीं होता। उसने माफी मांगी जो उसे सरप्राइज किया, पर वो धीरे से मुस्कुराई और कहा कि कोई बात नहीं। फिर वो खड़ी हुई, उससे बताया कि उसने तब तक अपना बेस्ट दिया था और अगर वो उनका राजा नहीं होता तो वो डीमंस इतनी देर तक नहीं जीते। वो उनकी उम्मीद थी और उसकी भी, इसीलिए अब सब ठीक है। उसके शब्दों ने उसे हैरान किया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि बाकस की बेटी बहुत अकड़ू हो गई है। उसने फिर कहा कि इससे ये समझ आता है कि अगर वो कभी देखी गई तो लोग उसे पकड़ लेंगे, जो परेशानी का सबब बनेगा। उसने उसे तसल्ली दी कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ग्रान, जिसने उसे पहले धक्का दिया था, अब यूमिस के साथ एडवेंचर पर है, एक प्राचीन प्राणी। लेकिन ग्रान को खुद नहीं पता था कि उसने पहले डीमन का सामना किया था। उसे पता था यह समस्या आमतौर पर लोगों को नहीं पता होती। तो एक साथ निकलने के लिए उसने किसी तरह अपनी मां को समझा दिया। ग्रान फिर से उठ गया, दर्द महसूस करते हुए, और उन्हें बात करते देखा और सुना कि आयरिस ने कहा कि वो उसका हाउसमेट बनने के लिए तैयार है। ग्रान ने याद किया कि उसने पहले उसे कैसे आक्रमण किया था और उसे घबराहट हुई। उसने चीख मारकर उनका ध्यान खींचा और पूछा इसका मतलब क्या है, जिस पर आयरिस ने ग्रान को घूरा। उसने फिर से चीख मारा। ग्रान को बताया कि लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है और आयरिस ने उसे विश्वास दिलाया कि वो फिर कभी आक्रमण नहीं करेगी। ग्रान हैरान और उलझन में था। वो उनके पास गया कहते हुए कि वो समझा नहीं, पर यह कंफर्म किया कि उसकी खून की प्यास चली गई है। उसने फिर आयरिस से पूछा क्यों उसने उस पर आक्रमण किया। उसने घबराहट में जवाब दिया कि ये एक क्लासिक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। उसने ये भी कहा कि शायद कहने में देर हो गई है पर वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। ग्रान ने पूछा क्यों इतने छोटे उम्र में बदला लेना चाहा था, क्या यही वजह थी कि उसने इतनी जादू शक्ति हासिल की। उसने फिर उससे पूछा क्या जिंदगी इतनी मुश्किल थी और उसने उदासी से घूरा। ग्रान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक दुर्घटना समझा जाना चाहिए। उसने उसके शब्दों पर मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा, पर ग्रान ने कहा कि उसे फॉर्मेलिटीज छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो उन्हें सूट नहीं करती। ग्रान ने फिर पूछा क्या उन्हें गांव वापस चलना चाहिए और लड़की का क्या होगा। उसने जवाब दिया कि ये कुछ ऐसा है जो वो चाहता था डिस्कस करना। उसने ग्रान से कहा कि आयरिस अकेले लग रही थी और वो दुश्मनों के जाल में फंसने के बाद गहरी नींद में चली गई थी, तो वो सोच रहा था कि वो गांव में रह सकती है। ग्रान ने कहा कि ये ठीक है क्योंकि शहर में आयरिस शायद छोटे घरों में चली जाएगी। उसने फिर कहा कि फॉर नाउ उन्हें गांव की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसे आयरिस ने उत्सुकता से कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अटस से बाहर आए और ग्रांड ने पूछा क्या वो स्थल प्राचीन डीमन रेस का रुइन था। उसने सिर्फ जवाब दिया कि उसने भी ऐसा सोचा। हालांकि वो इसे प्रूव नहीं कर सकता, पर वो पक्का था कि ये जगह उनसे जुड़ी हुई थी। बाकी वो इस रुइन के लिए ग्रेटफुल था क्योंकि यहीं वो आयरिस से मिली। उसने समझा कि प्राचीन डीमंस का सच और डीमन लॉर्ड होना ऐसी बातें हैं जो वो किसी से नहीं कह सकता, पर अब वो आखिरकार अपने जाति के अकेले किन से इस बारे में बोल सकता है। आयरिस ने देखा कि वो उसकी तरफ देख रहा था और मुस्कुराई। इससे उसके दिल को गर्माहट महसूस हुई। ग्रांड ने कमेंट किया कि ये टची है, लेकिन क्योंकि यूमिस उस दिन उनके साथ नहीं थी, उन्हें फिर से थरो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसने कहा कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूइंस देखने के बाद उनकी बिजी होने की तो बात पक्की है। उसने टीजिंगली ग्रांड से पूछा क्या इसका मतलब है कि वो फेमस होने वाले हैं, और हाँ, उसने ये भी कहा कि वो उससे जलता है। लेकिन ग्रांड ने जवाब दिया कि वो किस बात की बात कर रहा है जब वो भी बिजी होने वाले हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज हुआ, जब तक आयरिस ने समझाया कि क्योंकि उसने उनके साथ रूइन एक्सप्लोर किया है इसलिए उसकी अचीवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसने प्रोटेस्ट किया कि वो तो सिर्फ 7 साल का बच्चा है और कोई भी इस पे बिलीव नहीं करेगा, लेकिन ग्रांड ने चैलेंज किया और कहा कि सब बिलीव करेंगे, खास करके क्योंकि वो खुद इसकी बात करेगा। ये सुनकर वो चौंक गया। ग्रांड ने कहा कि उसका मुंह तो पहले से हल्का है और यूमिस शायद ये बता देगी कि उसने उसके बैरियर के साथ क्या किया। उसने याद दिलाया कि दोनों को पता है कि यूमिस की पीने की आदतें क्या है। उसने पैनिक होते हुए ग्रांड से रुकने को कहा। उसने सोचा कि वो छुपकर रहना नहीं चाहता, बस ये नहीं चाहता कि सबको पता चले कि वो डीमन लॉर्ड है। उसे अपनी एबिलिटीज को पहचानने में इश्यूज नहीं थे, पर बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होना और इन्वॉल्व होना काफी हैसल लगता था। ग्रांड उसे सोच में देखकर रियश्योर करते हुए बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। उसने ये भी बोला कि अगर उसने कभी अचीवमेंट्स का क्लेम करना हो तो वो मदद करेगा, लेकिन वो जानता था कि वो ये नहीं चाहता, इसलिए प्रॉमिस किया कि वो चुप रहेगा। उसने ग्रांड को बोला कि फर्स्ट रेट एडवेंचरर के मजाक भी फर्स्ट रेट होते हैं। ग्रांड ने याद दिलाया कि उसने ये शुरू किया था। उसे रियलाइज हुआ कि ग्रांड का पहले का कमेंट एक्चुअली उसके अपने जोक का कमबैक था। उसे ये समझ आया कि ग्रांड कुछ स्प्रेड करने का इंटेंशन नहीं रखता है और इसी वजह से उसने गेस किया कि वो डीन काइंड के बारे में उनसे बात करने लायक हो सकते हैं। उसने सोचा कि वो कल या परसों वापस उस जगह जाने वाले हैं, तो उसके पास इस पर और सोचने का टाइम है। लेकिन तभी उनके पीछे जो रूइन थी वो गिर गई। वो शॉक से पलटे और फिर ये देखते रहे जब वो टुकड़े टुकड़े हो गई। ग्रांड वहां देखकर पैनिक हो गया और वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए बोला कि ऐसी चीजें होती हैं। ग्रांड ने उदास होते हुए कहा कि वो तो इससे भले ही समझ गया था, जब वो यूमिस के साथ होता तब ये अक्सर होता था। वो रैकेज के पास गए और ग्रांड ने बोला कि आखिर में हमें सिर्फ विलेज का मैजिक मशीन और जायंट कंस्ट्रक्ट्स के स्कैटर्ड पार्ट्स बचे हैं। आयरिस ने पूछा क्या ये कुछ नहीं था, और ग्रांड ने हाँ कहा। फिर वो अचानक से चुप हो गया। आयरिस कंफ्यूज्ड पूछा क्यों। ग्रांड ने जवाब दिया कि यूमिस इस पे रोती,
थोड़ी देर बाद वो विलेज वापस आने लगे। उसे थोड़ा नर्वस होने लगा। इसे पता था कि यूमिस का चैंटिंग और मैजिक की एफिशिएंसी रिमार्केबल है और उसमें कैजुअली उसका प्राउड बैरियर रीराइट कर दिया था। इससे उसे शक हुआ कि शायद यूमिस अभी भी बैरियर के अंदर है। जब वो आए, ग्रैंड ने यूमिस को बुलाया कहते हुए कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन तब वो डर से फ्रीज हो गया ये देखकर कि यूमिस अभी भी बैरियर के अंदर खड़ी थी, जो एक खतरनाक ऑरा रिलीज कर रही थी और उन्हें गुस्से से देख रही थी। जब वो एक्सप्लेन करने वाले थे, उसने गुस्से से पूछा क्या वो इडियट है और चिल्लाई कि वो बिना सुने अकेला चला गया। उसने उससे स्पेल फॉर्मूलास चेंज करने के बारे में पूछा और ये जानना चाहा था कि बैरियर का मकसद क्या था। उसने ग्रैंड और आयरिस की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन ग्रैंड ने सिर्फ अपना सर हिलाकर कहा कि जब यूमिस शुरू हो जाती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आयरिस बस मुस्कुराई, उसे डांटा हुआ देखकर नॉस्टैल्जिक फील करते हुए। यूमी ने फिर से लाउडली पूछा क्या वो सुन रहा है और क्या होता अगर वो मशीन्स के बीच में घुस जाता। बैरियर के बाहर निकलने के बाद उसने चिल्लाया कि ऐसे में उसे बचाया नहीं जा सकता था और आगे डांटा रही जब तक वो डिजी महसूस करने लगा और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। कुछ मिनट बाद यूमिस थोड़ा शांत हुई और पूछा क्या उसने समझा। उसने कहा कि वो अच्छे से समझता है। उसने बोला कि उसने रस्टी और दूसरों का सेफ घर वापस आना देख लिया और कंफर्म किया कि उसके पेरेंट्स को उसके मैजिक के बारे में नहीं पता, इसलिए उसने सिर्फ बोला कि वो ग्रैंड के साथ है और डेफिनेटली सेफ है। फिर उसने उसे लेक्चर दिया कि उसे छोटी छोटी डिटेल्स खुद मैनेज करनी होंगी, जिस पर उसने हाँ किया और उसका शुक्रिया किया। उसने फिर पूछा क्या वो बैरियर डिसॉल्व कर सकता है, समझाते हुए कि उसने कई बार ट्राई किया था लेकिन वो इम्पॉसिबल लगता था। आयरिस ने शांत से बैरियर को छूकर आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो यूमिस को शॉक में डाल दिया। उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन आयरिस ने बस मुस्कुराकर कहा कि उसने ठीक कहा। उसने चिंता में आयरिस को बुलाया जब यूमिस डर से कांप रही थी। आयरिस ने समझाया कि यूमिस उससे ज्यादा डांट रही है, तो अपनी सब्जेक्ट के रूप में उसने थोड़ा सा बदला लेना चाहा। उसने उससे बोला कि यूमिस को डांटने से बस रोक दे, पर आयरिस ने जवाब दिया कि उसे समझ आता है कि यूमिस क्यों खास है, इसलिए वो इंटरप्ट नहीं करेगी। ग्रैंड ने फिर कहा कि आज बहुत कुछ हुआ है और उन्हें आज का दिन बंद कर देना चाहिए और कल फिर मिलना चाहिए। उसने यूमिस को बोला कि वो उन्हें वापस ले जाएगा तो उसे इन पर वापस जाना चाहिए। यूमिस ने मना नहीं किया जब तक वो आयरिस को घूरती रही। फिर उन दोनों को पॉइंट करके बोला कि उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाना चाहिए कल। वो चली गई और ग्रैंड ने उसे रास्ता दिखाने को बोला, जो उसने किया। एक पल बाद वे लूरू के घर पहुंचे जहां उसने अपनी मां को बाहर खड़े देखा। उसे देखकर थोड़ा शॉक हुआ क्योंकि उसकी मां उस पर खाली चेहरे के साथ घूर कर देख रही थी। उसने पूछा कि वो कहां गया था और उसने जवाब दिया कि वो थोड़ी दूर रूइंस में गया था। अचानक उसकी मां ने उसे थप्पड़ मारा। उसने शांत रहकर बस उसकी तरफ देखा जब उसकी मां रोने लगी। वो उसके पास गई, घुटने के बल बैठी और उसे जोर से गले लगाया। डर से कांपते हुए उसने पूछा क्या उसने समझा कि उसकी मां कितनी चिंतित थी। उसने मान लिया कि उसकी गलती थी पर बताया कि उसे जाना था। उसने खुद को जाना। उसकी मां उसकी सदाकत पर हैरान हुई और मुस्कुराई, समझ गई कि कोई और रास्ता नहीं था। फिर उसने ग्रैंड की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसने मदद की। ग्रैंड ने जवाब दिया कि वो जरूर मददगार रहा क्योंकि रूइंस में एक मैजिक मशीन गांव पर आक्रमण करने वाली थी और अगर वो उसे रोकता नहीं तो गांव खतरे में हो सकता था। उसने सुना और खुशी महसूस करी और सोचने लगी क्या ये लूरू की मार्शल आर्ट सीखने की वजह से हुआ था, लेकिन ग्रैंड ने चुप रहना बेहतर समझा। लूरू की मां ने फिर आयरिस को देखा और पूछा कि वो कौन है। उसने पूछा क्या आयरिस सही कह रही थी कि वो गांव से नहीं है। आयरिस ने आदर के साथ उन्हें नमस्ते किया और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि कुछ परिस्थितियों की वजह से वो रूइंस में सो गई थी और उन्होंने उसे बचाया। लूरू की मां खड़ी हो गई और पूछा कि उसका क्या मतलब है रूइंस से। आयरिस ने समझाया कि उसने अपने किसी प्यारे को खोया है और उनका बदला लेने की कोशिश में दुश्मन के जाल में फंस गई। बहुत साल गुजर गए जब उसने सोया था, इसका मतलब उसके मां बाप शायद अब नहीं रहे। लूरू की मां ने आयरिस को गले लगा लिया, कहते हुए कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना यंग नहीं किसी पर भी भरोसा कर सकता है। उसने फिर इंसिस्ट किया कि आयरिस उनके साथ रहे। आयरिस ने विनम्रता से मना किया, कहा कि वो अपनी जान बचाने के लिए खाना और आश्रय नहीं ले सकती। लूरू की मां ने समझा कि आयरिस सिर्फ मॉडेस्ट है और उन्हें समझा दिया कि ऐसा नहीं है। उसने लूरू से मुड़ा और पूछा क्या वो सही समझ रही थी कि क्या वो भी चाहता था कि आयरिस उनके साथ रहे। उसने एक पल के लिए कंफ्यूज रहता है, फिर मना किया कि ये सब ठीक है। उसने सोचा था कि वो अपनी मां को मना लेगा, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी मां एक्साइटेड है। उन्होंने बोला कि आयरिस उनकी बेटी बन जाए। उसने खुशी से आयरिस के कंधों को पकड़कर चीरी कि वो कितनी प्यारी है और अब उसकी बेटी है। आयरिस ने पैनिक से उसकी तरफ देखा, बीच में समझने की कोशिश की कि क्या करें, लेकिन उसने बस अपने सिर को हिलाया, इसे शुक्रिया के रूप में समझकर प्यार को स्वीकार करने को कहा। ग्रैंड ने बोला कि क्या ये अच्छा नहीं है, बताते हुए कि एक नोबल की बेटी का दर्जा पाना आसान नहीं है। ग्रैंड ने फिर अलविदा कहा, बोला कि वो इन वापस जा रहा है। उसने लूरू को याद दिलाया कि उसे अगले सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आना है क्योंकि उसने कुछ बताना और पूछना है, लेकिन उसे आयरिस को भी साथ लाना है। लूरू ने हाँ किया। उसकी मां ने उन्हें बोला कि उन्हें आज रात जल्दी सोना चाहिए। आयरिस को हाथ पकड़कर ग्रैंड चले गए और उन्होंने उन्हें शुक्रिया कहा। लूरू ने उन दोनों औरतों को देखा और यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके दोस्त की बेटी अब उसकी बहन बन गई है, लेकिन वो खुश है कि सब सुरक्षित है। अगले सुबह उसने और आयरिस ने इन पहुंचे। उसने ग्रैंड और यूमिस का कमरा खोलते वक्त मना किया कि वो लेट है, पर उसने सुनकर हैरानी की यूमिस कह रही थी कि वो लेट है। उसकी आंखें उस पर सीरियस है। फिर उसने पूछा कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। जब वे सब बैठे उसने पूछा कि चर्चा किस बारे में है। ग्रैंड ने शुरुआत करते हुए पूछा क्या उसने गलती से यूमिस के बैरियर में कुछ बदलाव किया था पिछले दिन और उसने ये टेक्निक कहां से सीखी। उसने जवाब दिया कि ये उसके लिए एक बहुत जरूरी रहस्य है और वो उन्हें बताने में परवाह नहीं करता, लेकिन इसका बदला उन्हें वहीं ओत देनी होगी। यूमिस ने जवाब दिया कि उसने समझा और स्वेयर किया कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा वो एक लाल लाइन से घेरी गई है और शान से बोला कि वो झूठ बोल रही है। उसने समझाया कि उसने कमरे में एक झूठ पकड़ने का मंत्र प्रयास किया था। उसने उसे बताया कि उसे कोई भी मैजिकल एनर्जी फ्लो महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने सीधा पूछा क्या उन्हें इसको टेस्ट करना चाहिए। फिर उसने पूछा उसका फेवरेट खाना क्या है और उसने मीट्स का जवाब दिया। इसके बाद उसने उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है ये पूछा और उसने मेलिया का जवाब दिया। अंत में उसने पूछा कि अगर वो दोबारा जन्म लेती तो वो क्या बनना चाहती है और उसने कहा कि एक परिंदा। उसने फिर उसे सीरियस होकर बोला कि उसके जवाब पहले से ही झूठ है और उसने पूछा क्या वो ठीक कह रहा है। ये सुनकर उसे शॉक लगा। उसने फिर कंफर्म किया कि मैजिक वास्तव में काम किया है, लेकिन उसने उसे रियश्योर किया कि वो उसका सीक्रेट फैलाने का कोई इरादा नहीं है। उसने पूछा क्या ये सच है कि वो अब भी किसी को बताने वाले हैं और उसने एडमिट किया कि वो करना चाहती है क्योंकि एडवेंचरस होने के नाते उनका ड्यूटी है गिल्ड मास्टर को इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स रिपोर्ट करना। उसने बोला कि उसे उसका जज्बा समझ आता है, लेकिन वो ऐसे हालात में सच नहीं बता सकता। अगर उसने बोलना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेल के तहत ही होगा। ग्रैंड ने फिर यूमिस से कहा कि इसी वजह से उसने यूमिस को लूरू को सिर्फ एक बच्चा समझने से मना किया। यूमिस ने पूछा क्या ये ग्रैंड की सोच थी। उसने बताया कि उसने पहले ज्यादा नहीं बोला और सिर्फ उसकी कैरेक्टर को अच्छे से समझना चाहती थी। उसने ऐसा कुछ करने के लिए माफी मांगी और उसने देखा कि वो सच बोल रही है। उसने पूछा क्या वो अब भी रिपोर्ट करना चाहती हैं और उसने बोला कि वो कोशिश करेगी कि इसे छुपाए रखे जितना हो सके, लेकिन अगर गिल्ड मास्टर अपने अधिकार का इस्तेमाल करे तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसने फिर पूछा क्या उसने सही समझा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और अगर वो उसे सिखाएगा अगर ये ऐसा कुछ है जो इस तरह बंद किया जा सकता है। उसने मान लिया कि उसने पूछा नहीं क्योंकि मैजिक को बदलने का तरीका रिपोर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर वो इस पर नहीं बोल सकती तो रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं होगा। उसने समझा कि उसका क्या मतलब था और ग्रैंड से पूछा क्या ये उसे ठीक लगता है। ग्रैंड ने जवाब दिया कि शुरू से ही उसका किसी को नहीं बताने का इरादा था। उसने ये भी ऐड किया कि अगर वो गिल्ड के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते तो एक बात होती, लेकिन क्योंकि एक्सपीडिशन बिना किसी फायदे के खत्म हुआ, रिपोर्ट में थोड़ी सी कमी बुरा नहीं होगा। ये सुनकर उसने मुस्कुराहट दी, समझ
समझ गया कि वे दोनों वाकई में केयर फ्री लोग हैं, जैसा उसने सोचा जब उसने उन्हें पहली बार देखा था। उसने फिर आयरिस से पूछा क्या ये उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है, और उसने जवाब दिया कि अगर उसे खुशी हो तो ठीक है। उसने अपना छोटा उंगली हवा में उठाया और बोला कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। उसका पावर रूम में फैल गया जब उसने यूमिस और ग्रैंड से कहा कि वो अब अपने और आयरिस के बारे में राज खोलने वाला है और कोई भी डिस्क्लोजर अलाउड नहीं होगा। उसने मैजिकल चेन्स को रिलीज किया जो एक साथ यूमिस और ग्रैंड के चारों तरफ लपेट गई, उनके मुंह, गर्दन और शरीर को बंद कर दिया। चेन्स फिर गायब हो गई और उसने घोषणा की कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। उसने फिर शान से उन्हें बोला कि वो उम्मीद नहीं करता कि वो उस पर बिलीव करेंगी, लेकिन एडमिट किया कि वो और आयरिस प्राचीन डीमंस हैं। ये रेवलेशन यूमिस को स्टंड और ग्रैंड को सरप्राइज छोड़ दिया। उसने पूछा कि वो किस तरह की बकवास कह रहा है, फिर रुककर पूछा क्या ये कहना सही है। उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता टिपिकल रिएक्शन क्या होगा, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि वे वाकई में पुरानी कहानियों के कैरेक्टर्स बन गए हैं, जैसे उन्हें पुरानी किताबों में डिस्क्राइब किया गया है। अचानक यूमिस खड़ी होते हुए लगभग चीखते हुए पूछती है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है। उसने कहा कि उसने खुद इस टॉपिक पर रिसर्च किया था, लेकिन प्राचीन डीमंस को फर्जी दुनिया से जुड़ा माना जाता है जो एग्जैजरेशन और मिथ्याओं से भरा हुआ है। उसने फिर पूछा कि वो कैसे इसे प्रूव कर सकता है। उसने जवाब दिया कि समझाने में थोड़ी समस्या है, लेकिन उसने बताया कि मैजिक स्पेल्स को बदल सकना ही काफी प्रूफ है। उसने यूमिस से पूछा कि क्या वो सही कह रहा है कि ये आसान नहीं है। बोले बिना यूमिस हार के साथ बैठ गया, समझ गई कि ये उसने सोचा से बहुत ज्यादा मुश्किल था। ग्रैंड ने कमेंट किया कि जब उसने सोचा कि लूरू ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये सुनना कि वो एक प्राचीन डीमन है कुछ अलग ही है। ग्रैंड ने उसे याद दिलाया कि उसके माता पिता देश के नोबल्स थे, तो उनका लीनिएज फैमिली ट्री में जरूर मेंशन होगा। फिर भी यहाँ वो प्राचीन डीमन रेस से होने का दावा कर रहा है। उसने माना कि ये एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन पुनर्जन्म एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ डीमंस के लिए यूनिक है और उसे ये समझाने का बेस्ट तरीका नहीं पता। उसने फिर कुछ याद किया और पहले पूछा गया सवाल याद दिलाया कि अगर वो दोबारा जन्म लेता तो क्या बनना चाहता है। यूमिस ने जवाब दिया कि उसे याद है और कंफर्म किया। उसने फिर पूछा क्या वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट समझती है, जिसके लिए उसने गर्व से जवाब दिया कि वो समझती है और इसे रोमांटिक बताया, कहकर आत्मा घूमती है। उसे नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसने देखा कि वो बेसिक आइडिया समझ रही थी। फिर भी उसने सोचा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ डीमंस के लिए यूनिक था, ह्यूमंस को कैसे पता चला, खासकर जब डीमंस को कई साल पहले वॉर में हरा दिया गया था। फिर उसने कहा कि अगर वो समझती है तो एक्सप्लेन करना आसान होगा। उसने बताया कि वो अभी एक एंशिएंट डीमन नहीं है, लेकिन एक डीमन से पुनर्जन्म लेकर इंसान बन गया है, इसलिए उसका शरीर और उसके माँ बाप भी इंसानी है। दोनों ग्रैंड और यूमिस शॉक में थे, ये समझकर कि पुनर्जन्म वाकई में होता है। उसने तस्दीक की कि उसकी पिछली जिंदगी में एक वजह से वो मर गया था और वो और आयरिस पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर इन रूइंस में फिर से मिलना तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। ग्रैंड ने आयरिस से पूछा कि जो उसने अवेंजिंग एन एनिमी के बारे में रूइन में बताया था वो झूठ था। उसने जवाब दिया कि वो बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि उसने सच में किसी इंपॉर्टेंट को खोया है और वो व्यक्ति लूरू था। ग्रैंड ने आयरिस को कंफ्यूजन से देखा तो उसने और क्लियर किया। उसने बताया कि लूरू उसके पिता का दोस्त था और जब भी उसके पास वक्त होता वो उसका ध्यान रखता था। हालांकि वो छोटी थी, लेकिन उसने समझा कि वो कितनी गहराई से उसकी इज्जत करती थी। लेकिन वो एक युद्ध का दौर था और कोई भी इस संघर्ष से नहीं बच सकता। उसने ये भी ऐड किया कि लूरू हमेशा बैटलफील्ड के बीच में होता था और उनके सब्जेक्ट्स उस समय उसके साथ नहीं हो पाते थे। इस वजह से उसने दुनिया से बदला लेने का फैसला किया जो उसे उससे छीन लिया, लेकिन वो इस प्रोसेस में पकड़ी गई और रूइंस में पाई गई डिवाइस में फंस गई। जब वो जाग गई तब सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे ग्रैंड ने देखा था। उसने ग्रैंड से शक करने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने मना किया ये कहकर कि जो एक्सप्लेनेशन उसने रूइंस में दिया था वो झूठ नहीं था, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं था। उसने ग्रैंड को बताया कि उसके माफी का उसने शुक्रिया किया। तब यूमिस ने अपनी आवाज उठाई और पूछा कि अगर वो बोल सकती है। उसने कहा कि दोनों को एंशिएंट डीमंस के रूप में एक्सेप्ट करना ठीक है, लेकिन जो पहले सब्जेक्ट्स और टाइटल्स का जिक्र था वो उसे परेशान कर रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि आयरिस लूरू के सर्वेंट्स थे और अगर वो एंशिएंट डीमन की बात कर रहे थे तो उसे स्टॉप करके उसने कंफर्म किया कि वो सही थी। उसने माना कि कभी-कभी उसने सारे डीमंस को कमांड किया था और पिछली जिंदगी में वो 100th डीमन किंग था। यूमिस को विश्वास नहीं हो रहा वो खुद को डीमन किंग कह रहा था। उसने ऑकवर्डली उन्हें बताया कि ये प्रूव करना मुश्किल है और इंपॉर्टेंट ये है कि वो और आयरिस एंशिएंट डीमंस हैं। उसका डीमन किंग होने का स्टेटस अब कोई खास मायने नहीं रखता। लेकिन यूमिस फिर से खड़ी हो गई और पूछा कि वो क्या कह रहा है। नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर उसने आयरिस से पूछा क्या ये सच है कि लूरू डीमन किंग था। आयरिस ने जवाब दिया कि ये सच है। गर्व से उसने समझाया कि लूरू की पावर इतनी बड़ी थी कि एक बैटल के दौरान उसने एक दूर तक एक पहाड़ में गड्ढा बना दिया था। यूमिस और ज्यादा शॉक में आ गई और पूछा कि ये कैसे हुआ। आयरिस ने समझाया कि उसे याद है जब एक स्पोर्ट्समैन ह्यूमन रेस का डीमन टेरिटरी में प्रवेश किया था, लेकिन वो और नहीं कह पाई। तब ग्रैंड ने बीच में बोला, सजेस्ट किया कि अब के लिए उस पर्टिकुलर स्वर्ड्समैन को साइड में रखे। ग्रैंड ने फिर तस्दीक किया कि उसे ये जानकर हैरानी हुई कि लूरू डीमन किंग था और पूछा कि अब वो क्यों बताते हैं और इसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि ये कहानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसने बस उनसे खुलकर बात करने और अच्छे से रहने की कोशिश की। उसने समझाया कि जबकि वो सच में डीमन किंग का पुनर्जन्म है, उसका करंट सोशल पोजीशन एक 7 साल के बच्चे जैसा है, मतलब वो आजादी से नहीं काम कर सकता और उसने गांव की जिंदगी से प्यार कर लिया है और कुछ समय यहां रहना चाहता है, बाहरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा करते हुए। ग्रैंड ने पूछा कि क्या इसका मतलब वो बाहर से संपर्क की तलाश कर रहा है और क्या वो उन्हें वो ब्रिज बनने को कह रहे हैं। उसने जवाब दिया कि ना कि कांटेक्ट, वो चाहता है कि कभी कभी वो उनका गांव वापस आए जैसा उन्होंने इस बार किया। शायद इससे उसे आने वाले कंपेनियंस ढूंढने में भी मदद मिले। ग्रैंड ने शर्माते हुए नोट किया कि लूरू उनसे उम्मीद रखते हैं और मानना कि उन दोनों में नॉलेज का थोड़ा कमी है। लूरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा उसने बस कभी कभी बात करने के लिए किसी की तलाश की। उसने पूछा क्या ये ज्यादा है, जो ग्रैंड को हैरानी में डाल दिया, जिसने जवाब दिया कि ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन लूरू इस बात को लेकर बिल्कुल सीधा है। ग्रैंड ने ये ऐड किया कि अगर यही है तो उसे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन ये बस एक बात है जो वो कहना चाहते थे। ग्रैंड ने फिर समझाया कि एडवेंचरर्स के रूप में वो बिना किसी रिवॉर्ड के बार बार नहीं आ सकते, तो उसने एक कंडीशन रखने का सुझाव दिया। लूरू ने पूछा कि वो कंडीशन क्या है, पर ग्रैंड ने उलट दिया और उन्हें अपने क्लैन में शामिल होने को कह दिया। आयरिस कंफ्यूज हो गई, ने पूछा कि क्लैन क्या होती है। ग्रैंड ने समझाया कि ये एडवेंचरर्स के लिए एक म्यूचुअल एड ऑर्गेनाइजेशन है जो कई पार्टी से मिलकर बनती है। पार्टी ज्वाइन करने से अलग यहाँ किसी लीडर से स्ट्रिक्ट कमांड नहीं थी। ग्रैंड ने बताया कि ये इनएक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स को स्किल्स और नॉलेज सिखाने में इन्वॉल्व है और सब एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है। लूरू ने ग्रैंड से पूछा क्या वो ठीक समझ रहा है कि एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन 14 साल से पहले अलाउड नहीं है। ग्रैंड ने कंफर्म किया और क्लैरिफाई किया कि ये लूरू के 14 होने पर ही सवाल है। उसने ये भी बताया कि वो और यूमिस अभी किसी क्लैन का हिस्सा नहीं है।
लूरू ने फिर पूछा, कौन सा क्लैन ग्रैन की बात कर रहा है? ग्रैन ने सिर्फ इतना बोला कि वो लूरू के 14 होने तक एक बना लेंगे। यूमिस भी ये सुन के हैरान हुई। ग्रैन ने लूरू से पूछा, उसका क्या ख्याल है? लूरू को हैरानी हुई कि ग्रैन नया क्लैन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसने नोटिस किया कि ग्रैन उससे क्लैन के फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखता। उसने समझा कि ग्रैन और बाकी लोगों से सीखना उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ग्रैन का हाथ पकड़ते हुए उसने सग्गी भावना से हाँ किया। ग्रैन ने उसका हाथ थाम लिया जब लूरू ने कसम खाई कि जब वो 14 का होगा और एडवेंचर रजिस्टर करेगा, वो उनका बनाया हुआ क्लैन ज्वाइन करेगा। ये उनके मिलने की शर्त बन गया। बाद में ग्रैन ने गुड बाय बोला और लूरू को आश्वासन दिया कि वो एक बहुत फेमस क्लैन बनाएंगे, तो उसे इसकी आस रखनी चाहिए। यूमिस ने ऐड किया कि वो उससे पहले वापस आने का प्लान कर रही है। उन्होंने उन्हें जाते हुए देखा। आरिस ने फिर एक्साइटमेंट से लूरू को बताया कि 7 साल बाद वो एक एडवेंचरर बनेगी। उसने हाँ किया और उसे सीरियसली बुलाया, जो उसे हैरान कर दिया। उसने कहा कि वो जानना चाहता है कि वो इंसान की तरह क्यों रीइंकार्नेट हुआ और हीरो के हाथ हारने के बाद दुनिया में क्या हुआ। वो सच जानना चाहता था। उसने फिर पूछा, क्या वो उसके साथ आएगी? उसे हैरानी हुई अपने पुराने अंकल को दोबारा देखकर और उसने जवाब दिया कि उसके साथ जाना एक सम्मान होगा। उसने वादा किया कि वो हर जगह उसका साथ देगी। फिर वो बोला कि उससे पहले अपनी माँ और दूसरों को मनाने की जरूरत है। उसने जवाब दिया कि अगर वो ईमानदारी से पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने हाँ किया, जानते हुए कि उन्होंने देखा है कि वो गांव से भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि वाकई उन्होंने क्या कहना है। तभी उसकी माँ आई, उन्हें बुलाते हुए कहा कि मिठाई तैयार है। थोड़ी देर बाद वो घर पर केक खा रहे थे जब उसकी माँ ने पूछा, क्या वो सही समझ रही है कि उसका गांव छोड़ने का प्लान है? उसने कहा, ये समझने की बात है। उसने खाना खाते वक्त शौक में चुक गया और पूछा, उसने कैसे जाना? उसकी माँ ने प्यार से कहा कि उसने हमेशा महसूस किया है कि वो कुछ तलाश रहा है जो वहां नहीं है और वो खुश है कि वो 14 होने तक रुक रहा है। इसने उसे सोचने पर मजबूर किया अगर उसके चेहरे पर वाकई वो एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो सोच में लापता है। अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हुए उसकी माँ ने कहा उसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी माँ को अपने पिता के बारे में शक था। आरिस चिंतित होकर पूछा, क्या उनके पिता ऐसे आदमी हैं जो विरोध करेंगे? लूरू ने उसे ट्रस्ट दिलाया कि वो ऐसे नहीं है। उनके पिता शांत है, लेकिन उनमें एक छुपी हुई शक्ति भी है। वो स्वॉर्ड्समैनशिप में सख्त है, जो आरिस को समझा कि पैट्रिक का अप्रूवल लेना आसान नहीं होगा। उसकी माँ ने फिर पूछा, क्या वो पैट्रिक को मनाने के लिए तलवार से लड़ेगा अगर जरूरत पेश आई? उसने पूछा, क्या उसे वाकई अपने पिता को तलवार से हराना पड़ेगा, ये कहकर कि वो भी उसमें इतना अच्छा नहीं है? इसका मतलब उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आरिस ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि ऐसे लम्हों में वो वाकई एक आम बच्चा लगता है। उसने चिंता की, सोचती कि क्या वो वाकई उस घर में जन्म लेके बड़ा हुआ है बिना ये जाने कि उसके पास पिछले समय के कुछ रिग्रेट्स हैं। थोड़ी देर बाद वो किचन में चले गए जब आरिस ने उनकी माँ से पूछा, क्या वो सब खाना बनाती हैं? उसने हंसी से जवाब दिया कि हाँ, ये उसकी अपनी मांग थी और यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उसका खाना पसंद करते हैं। उसने फिर लूरू को एक लंच बॉक्स दिया और उसने हमेशा की तरह शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा, क्या वो सही समझ रही है कि आज वो रस्टी और बाकी के साथ खेलने वाला है, और उसने सजेस्ट किया कि वो आइरिस को उनसे मिलवाए। उसने जवाब दिया कि वो मिलेगा, जिससे उसकी खुशी से भरी सुनने में आया कि ये तो उसका विचार था। उसने फिर आइरिस को एक और लंच बॉक्स दिया जो उसे कंफ्यूज कर दिया। आइरिस ने ऑफर किया कि कम से कम वो बर्तन धोने में मदद करेगी, लेकिन उनकी माँ ने सिर्फ हंसी के साथ उन्हें दूर किया और कहा, कोई बात नहीं, उन्हें मजे करने दिया। आइरिस ने अपने हाथों में लंच बॉक्स को चुपचाप देखा। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर थे, लूरू ने आइरिस को अपने दोस्तों से मिलाते हुए कहा कि आइरिस अब उनकी फैमिली का हिस्सा है। उसने फिर आइरिस को समझाया कि ये 3 बच्चे उसके बचपन के दोस्त हैं। हर एक को उसने इंट्रोड्यूस किया। आइरिस ने महसूस किया कि वो कितने अच्छे से इंसानी दुनिया में घुल मिल गया है। रस्टी उसकी तरफ बढ़ा, शर्माते हुए और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो हैरान थी, लेकिन अचानक से उसने अपने गुजरे हुए कल से एक माँ को याद किया जो अपने बच्चे को चुड़ैल से दूर रहने के लिए चीख रही थी, वॉर्न करते हुए कि अगर चुड़ैल को छुआ तो बुरा असर होगा और चांदी बालों और लाल आंखों को देखते ही भाग जाना चाहिए। लेकिन लूरू ने तो उसे बताया था कि हजारों साल गुजर चुके हैं और चीजें बदल चुकी हैं। वो मुस्कुराया, समझ गया कि वो सही था। ये एक बिल्कुल अलग युग था। समय में इतनी ताकत थी कि ये घिनौना सोच भी बदल सकता है। उसने रस्टी का हाथ पकड़ा और हाथ मिलाया, पर जब उसने यूरी और मुझे गुस्सा करते देखा तो उसे थोड़ी उलझन हुई। उसने सोचा, क्या उन्हें अभी भी चुड़ैलों के लिए नफरत है? फिर याद आया कि इस युग में चुड़ैल के गुण ज्यादा लोगों को नहीं पता, और वैसे भी इस वक्त वो सबसे ज्यादा अलग तो नहीं थी। लूरू ने उसकी सोच को तोड़ते हुए रस्टी से पूछा, क्या ये सही है कि वो तलवारबाजी की अभ्यास करने वाले हैं? आइरिस को कंफ्यूजन हुई जब 2 लड़कियां थोड़ी नाराज लग रही थी। रस्टी ऑकवर्डली वहां से चले जाने की कोशिश कर रही थी और सबको चलने को कहा।